हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एसवेल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का जो आपका यूनिट थर्ड है ब्राज़ील, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड इससे पहले की जो आपकी 2 यूनिट्स है वो ऑलरेडी हमने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियोज़ को वॉच नहीं करा है तो आप उन यूनिट्स को जाकर वॉच कर सकते हैं। एंड उसकी हमने ऑलरेडी प्ले लिस्ट भी क्रिएट कर दी है ताकि सारी वीडियोज़ आपको एक ही जगह पर मिल जाए एंड आपको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ब्राज़ील टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से फ्रेंड्स आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करेगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट ब्राज़ील से रिलेटेड अच्छे से क्लियर हो जाए और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। एंड अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एंड इस वीडियो को किसी 5 दोस्तों तक शेयर जरूर करते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, यानी किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उसके परिचय से ही रिलेटेड जो ब्राज़ील से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। देन इससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड ये जो भी टॉपिक है इसको मैंने प्रॉपर एसवेल के नोट्स से, यानी एसवेल की जो बुक्स है उससे रिलेटेड करके नोट्स को बनाया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्राज़ील, जिसे आधिकारिक रूप से फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील कहा जाता है, ब्राज़ील अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता जैसे अमेज़न वर्षावन और सांस्कृतिक विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। इसका इतिहास पुर्तगाली उपनिवेशवादों से जुड़ा है, जिसने 150 यानी लगभग 1500 ईस्वी में यहाँ अपनी स्थापना करी। और ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसके भौगोलिक विविधता इसे वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण बनाती है। यानी ब्राज़ील की बात करें तो जिसे हम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील कहते हैं, ये जो है अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। जैसे अमेज़न वर्षावन, सांस्कृतिक विविधता आदि हमें देखने को वहाँ पर मिलते हैं। और ये जो है लगभग जो ब्राज़ील है वो दक्षिणी अफ्रीका का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसके बाद बात करें, ब्राज़ील की सामाजिक संरचना अत्यधिक विविध और जातीय रूप से मिश्रित है, जिसमें प्रमुख जातीय समूह शामिल है। यानी ब्राज़ील की जो मतलब जातियाँ हैं या ब्राज़ील के जो लोग हैं वहाँ पे बहुत सारी जातियाँ हमें देखने को मिलती है। जैसे पुर्तगाली हो गया, अफ्रीकी लोग हो गए, मूल निवासी और विभिन्न अन्य यूरोपीय और एशियन नस्ल के लोग भी हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। यह विविधता ब्राज़ील की सांस्कृतिक में परिलक्षित होती है, जिसमें विभिन्न भाषाएं, धर्म, परंपरा और रीति रिवाज भी शामिल है। यानी अलग अलग कल्चर्स के लोगों के रहने की वजह से वहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन्स भी देखने को मिलते हैं। हालांकि पुर्तगाली ब्राज़ील की एकमात्र आधिकारिक भाषा है, यानी ब्राज़ील की जो आधिकारिक भाषा है वो पुर्तगाली है, लेकिन देश में अन्य भाषा भी बोली जाती है। जैसे स्पेनिश हो गया, जर्मनी, इटलवी और पुर्तगाली उपभाषा का भी प्रचलन हमें देखने को मिलता है। यानी अगर हम ब्राज़ील देश की बात करें तो ब्राज़ील देश में हमें जो वहाँ की मुख्य भाषा है वो पुर्तगाली है, लेकिन वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की अदर लैंग्वेजेस भी हमें देखने को मिलती है। चाहे वो स्पेनिश हो गया, जर्मनी हो गया या इटलवी हो गया, इन सभी भाषाओं का भी ब्राज़ील के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है। इसके बाद बात करें हम ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था की, तो ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, जो मुख्य रूप से कृषि, खनिज तेल और विनिर्माण उद्योगों पर आधारित है। ब्राज़ील की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, संघात्मकता का पालन और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने के प्रयास शामिल है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में राजनीतिक और आर्थिक असंतुलन के कारण कई चुनौतियां भी आई, लेकिन फिर भी ब्राज़ील ने अपने संवैधानिक विकास के माध्यम से एक मजबूत लोकतंत्र के ढांचे की स्थापना की है। यानी ब्राज़ील की जो लोकतंत्र व्यवस्था है उसने कई सारी समस्याओं को भी देखा, लेकिन उन सभी समस्याओं से लड़ते हुए उसने आखिरकार अपने जो है संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर ही दिया। तो ये थी फ्रेंड्स ब्राज़ील से रिलेटेड कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस। अब हम बात करेंगे ब्राज़ील के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये ब्राज़ील का नक्शा, ब्राज़ील का मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये है ब्राज़ील का फ्लैग। तो अब बात करेंगे ब्राज़ील से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है उसके बारे में। तो ब्राज़ील की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है इसको आप इस तरीके से टेबल अपने एग्जाम में भी बना सकते हैं, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स देखने को मिले और जो भी टीचर्स आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे तो उनको भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करें तो देश का नाम ब्राज़ील, जिसका आधिकारिक नाम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील है। और स्थायी भाषा की बात करें तो पुर्तगाली वहाँ की स्थायी भाषा है।
राजधानी की बात करें तो बार्सिलिया जो है वहाँ की राजधानी है, और सबसे बड़ा शहर जो वहाँ का है वो है साओ पाउलो, और वहाँ की जो सरकारी भाषा वो है पुर्तगाली। मुद्रा की बात करें तो ब्राज़ील रियल जो है वहाँ की मुद्रा है BRL, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, और ये जो है हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो है स्थित है। देश के क्षेत्रफल की बात करें तो ब्राज़ील का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 8.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि विश्व में 5वें सबसे बड़े देशों के अंतर्गत आता है। जनसंख्या की बात करें तो लगभग 21 करोड़ जनसंख्या 2024 के डेटा के अनुसार ब्राज़ील की हमें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थी ब्राज़ील से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसको आप इस तरीके से टेबल फॉर्म में बना के अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ब्राज़ील के संवैधानिक विकास का इतिहास, यानी ब्राज़ील ने अपने संविधान को किस प्रकार से अपनाया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्राज़ील का संवैधानिक इतिहास एक लंबी और महत्वपूर्ण यात्रा रही है, जिसमें कई बार संविधान बदले गए हैं। यह ब्राज़ील के संवैधानिक विकास का एक अच्छे से हमें जो है इतिहास दिया गया है। यानी अगर हम बात करें ब्राज़ील की जो संवैधानिक विकास है वो काफ़ी लंबी रही है, और इसमें कई बार जो है संविधान को बदलने की भी कोशिश की गई है, और या उसमें किसी न किसी तरीके से संशोधन की प्रक्रिया को भी अपनाया गया। सबसे पहले बात करें साम्राज्यवादी संविधान, जो कि 1824 में किया गया था। यानी स्वतंत्र ब्राज़ील ने 1822 में पुर्तगाली से स्वतंत्रता प्राप्त करी। यानी ब्राज़ील ने जो है 1822 में पुर्तगाल से जो है स्वतंत्रता प्राप्त करके अपना जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हासिल करी। और पहला जो इसका संविधान लागू हुआ वो 1824 में ब्राज़ील का पहला संविधान सम्राट डोम प्रेंडो द्वारा लागू किया गया। और इसमें जो प्रणाली अपनाई गई वह यह है कि एक संवैधानिक राजतंत्र था, जिसमें सम्राट के पास बहुत अधिकार दिए गए थे। यानी बेसिकली लोकतंत्र को ना अपनाकर यहाँ पे पहले राजतंत्र की स्थापना थी। एंड इसी के साथ साथ जो है इसमें धर्म की बात करें तो रोमन कैथोलिक धर्म को जो है राज्य का धर्म घोषित किया गया था। यानी मेनली वहाँ पे रोमन कैथोलिक धर्म को ही मान्यता दी जाती थी, और राजतंत्र का ही यानी राजा का ही शासन वहाँ पे था, और राजा का ही शासन सर्वोपरि माना जाता था 1824 के दशक तक। अब बात करें गणराज्य की स्थापना और नए संविधान की, जो कि 1891 में हुआ। 1889 में ब्राज़ील में राजतंत्र समाप्त कर गणराज्य यानी रिपब्लिक की स्थापना हुई। यानी पहले जो ब्राज़ील के अंदर था 1824 के दशक तक, तो वहाँ पे पहले राजा का शासन था, लेकिन बाद में 1889 के बाद जो है वहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और उसके बाद रिपब्लिक की स्थापना हुई। 1891 में पहला गणराज्य संविधान आया, जो अमेरिका के संघीय प्रणाली पर आधारित था। इसमें राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय ढांचा और धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब बात करेंगे वर्गीस संविधान, जो कि 1934 में लागू हुआ। 1930 में गुटुलिया वर्गीस सत्ता में आए, और 1934 में एक नया संविधान बनाया गया, जिसमें सामाजिक अधिकार, महिलाओं को मतदान का अधिकार और श्रमिकों के अधिकारों को जोड़ा गया। तथा यह संविधान लोकतांत्रिक था, और लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण ज़्यादा समय नहीं टिक पाया। यानी वर्गीस संविधान को भी लॉन्च किया गया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है महिलाओं को भी वोटिंग करने का अधिकार दिया गया, और नए नए कानूनों का निर्माण किया गया, लेकिन पूरी तरीके से ये भी टिक नहीं पाया। इसके बाद फिर जो है वहाँ पे अधिनायकवादी संविधान जो है लागू किया गया, जो कि 1937 में लॉन्च किया गया था। वर्गीस ने 1937 में एस्टोडो नोवा यानी नए राज्य की स्थापना करी, और एक तानाशाही संविधान लागू किया। इसमें राष्ट्रपति के पास पूर्ण शक्तियां थी, और संसद भंग भी कर दी गई। यह संविधान 1945 तक ही लागू रहा। यानी जो 1937 में जो संविधान लागू हुआ वो भी ज़्यादा दिन तक ना टिका रहा, और 1945 में वो भी पूरी तरीके से जो है टूट गया। लोकतांत्रिक संविधान की बात करें, जो कि 1946 में अपनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बदले लोकतंत्र की वापसी हुई, और 1946 में नया संविधान आया तो फिर से लोकतांत्रिक था। इसमें स्वतंत्रता, न्यायपालिका, मानवाधिकार और संघीय ढांचे की पुनः स्थापना करी गई, और धीरे धीरे अब ये जो है अपने संविधान की ओर अपनाने के लिए बढ़ते गए। देन उसके बाद क्या हुआ, फिर वहाँ पे सैन्य शासन और संविधान लागू हुआ 1967 में। 1964 में सैन्य तख्ता पलट हुआ और लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया, और 1967 में नया संविधान लागू हुआ, जो कि सैन्य सरकार के
अधीन था। यानी पहले लोकतंत्र हुआ, लोकतंत्र के बाद फिर जो है वहाँ पे अब सैन्य शासन का जो है प्रचलन होने लगा, और जितनी भी भागदौड़ थी, जितनी भी सारी पावर्स थी, वो अब सैन्य शक्तियों के हाथों में चली गई। इसमें नागरिक की स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाया गया और मीडिया में सेंसरशिप भी लागू हुई। और इसके बाद 1969 में इसमें संशोधन कर इसे और कठोर बना दिया गया। यानी जब सैन्य के हाथों में ये शासन आया वहाँ का, तो उसे काफ़ी ज़्यादा जो है कठोर बना दिया गया। अब बात करें ब्राज़ील के वर्तमान संविधान की, जो कि 1988 में फाइनली लागू हुआ। 1985 में सैन्य शासन का अंत हुआ और लोकतंत्र की वापसी हुई, और 1988 में नया और वर्तमान संविधान लागू हुआ, जिसे लोकतांत्रिक संविधान कहा जाता है। इसमें मानव अधिकार, सामाजिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती से व्यवस्था की गई, और यह ब्राज़ील के इतिहास के सबसे बड़े, लोकप्रिय और प्रभावशाली संविधान माना जाता है। यानी इतनी सारी घटनाओं के बाद ब्राज़ील में फाइनली 1988 में जो है लोकतंत्र की स्थापना होती है, और ये अपने संविधान को बनाने में, उसे लागू करने में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहे, और फाइनली इन्होंने अपना जो है संविधान 1988 में लागू कर दिया। तो ये ब्राज़ील के संवैधानिक इतिहास से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। अब हम बात करेंगे ब्राज़ील के संविधान 1988 की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है। यानी जो ब्राज़ील के संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ब्राज़ील का वर्तमान संविधान 5 अक्टूबर 1988 को अपनाया गया था। यह संविधान सैन्य शासन के बाद एक नई लोकतांत्रिक शुरुआत का प्रतीक था। इसने लोकतांत्रिक संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन कीडिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें नागरिक के अधिकार और स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया गया। यानी जो ब्राज़ील का संविधान है उसे 5 अक्टूबर 1988 को अपनाया गया, और ये संविधान सैन्य शासन के बाद नई लोकतांत्रिक शुरुआत लेकर आया, और इसके जो संविधान है उसे लोकतांत्रिक संविधान के रूप में जाना जाता है। अब बात करेंगे इसके प्रमुख विशेषताओं की, तो इसमें सबसे पहले आप बता सकते हैं कि लोकतांत्रिक स्वरूप है। यानी ब्राज़ील एक संघीय गणराज्य है जिसमें राष्ट्रपति प्रणाली लागू है। शक्तियों को जो है 3 अंगों में विभाजित किया गया है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में। अब बात करेंगे इसके संघीय ढांचे की, तो ब्राज़ील में संघीय ढांचा है जिसमें 26 राज्य और एक संघीय जिला ब्रासीलिया शामिल है। प्रत्येक राज्य को अपने विधान और प्रशासन का अधिकार है। यानी प्रत्येक राज्य को अपना जो है विधान और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। मानव अधिकारों की सुरक्षा की बात करें तो संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता जैसे अधिकारों की गारंटी भी दी गई है। यानी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है सुरक्षा देने की, सिक्योरिटी देने की कोशिश करी है, जिसमें बहुत सारे अधिकार भी जो है मानव अधिकार के अंतर्गत लोगों को दिए गए हैं। अब बात करेंगे इसके सामाजिक अधिकारों की मान्यता की, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, सामाजिक सुरक्षा, आवास को मौलिक अधिकार माना गया है। गरीब और वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करें तो न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी भी सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त है। यानी न्यायपालिका के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव हमें देखने को नहीं मिलता है। और सुप्रीम फेडरल कोर्ट यानी एसटीएफ, सर्वोच्च न्यायिक संस्था हमें जानने को ब्राज़ील की मिलती है। मतदान और राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो 16 वर्ष की उम्र से नागरिकों को मतदान का अधिकार वहाँ पे दिया गया है। मतदान 18 से लेकर 17 वर्ष के आयु के नागरिकों के लिए अनिवार्य रूप से वहाँ पे, मतलब जो मतदान करने की जो आयु है 16 वर्ष की उम्र के नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया है। और जितने भी 18 से लेकर 17 वर्ष की आयु के नागरिक हैं उनके लिए मतदान करना अनिवार्य कर दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो राज्य और धर्म के बीच स्पष्ट अंतर रखा गया है। सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार प्राप्त है। यानी किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, सभी धर्मों को सामान्य माना गया है। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो पर्यावरण की रक्षा को एक संवैधानिक कर्तव्य माना गया है, और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की नीति अपनाई गई है। जनता की भागीदारी की बात करें वहाँ की संविधान के अंदर, तो संविधान नागरिकों को जन याचिका, जनमत संग्रह और जनहित याचिका यानी पब्लिक सिविल एक्शन के माध्यम से शासन में भागीदारी का अधिकार देता है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी वहाँ पे की गई है। संविधान को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, और कुछ बुनियादी प्रावधान जैसे संघीय ढांचा,
वोट का अधिकार आदि संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। तो ये था ब्राज़ील के संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे ब्राज़ील के राजनीतिक और सामाजिक आयाम की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्राज़ील के राजनीति केवल सत्ता, चुनाव और दलों तक ही सीमित नहीं है। यह गहराई से सामाजिक संरचना, असमानताओं, जातीय विविधता और जन आंदोलन से भी जुड़ी हुई है। यह ब्राज़ील की राजनीति के प्रमुख सामाजिक आयामों को हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सामाजिक असमानता और राजनीति की बात करेंगे। तो ब्राज़ील विश्व की सबसे असमान देशों में गिना जाता है। अमीर और गरीबों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर बहुत बड़ा है। राजनीति में अक्सर यह बहस होती है कि गरीबों के लिए कितनी सरकारी सहायता दी जाए, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन और मकान। यानी वामपंथी दल जैसे वर्कर्स पार्टी गरीबों और श्रमिकों की भलाई की बात करते हैं, जबकि दक्षिणपंथी दल मुक्त बाजार और निजीकरण की वकालत करते हैं। यानी वहाँ के सामाजिक असमानता की बात करें तो जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बहस हमें देखने को मिलती है। राजनीति में लोग अक्सर जो है बात करते हैं कि भाई उन्हें किस तरीके की जो है मतलब सरकारी सहायता दी जाए, शिक्षा उन्हें कैसे मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य, राशन और मकान के ऊपर वहाँ पे बात की जाती है। और वहाँ पे जो दो दल है, वामपंथी और दक्षिणपंथी, इनके भी हमें अलग अलग विचार वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे जातीय और नस्लीय विविधता की। तो ब्राज़ील की जनसंख्या में श्वेत यानी यूरोपीय मूल और अश्वेत यानी अफ्रीकी मूल, मिश्रित नस्ल और आदिवासी समुदाय शामिल है। हालांकि संविधान सभी को समान अधिकार देता है, लेकिन फिर भी नस्लीय भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार की समस्या वहाँ पर मौजूद है। यानी संविधान सभी को समान रूप का अधिकार देता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमें नस्लीय भेदभाव देखने को मिलता है। राजनीतिक रूप से आजकल अश्वेत और आदिवासी समुदाय को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग बढ़ रही है। अब बात करेंगे वहाँ के शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता की। तो ब्राज़ील में शिक्षा का स्तर धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन गरीब और ग्रामीण इलाकों में गुणवत्ता की कमी है। अशिक्षा और अर्ध शिक्षा के कारण कई बार चुनौतियां, धांधलियों और लोकल लुभावनावादों का फायदा उठाया जाता है। अब बात करेंगे वहाँ के महिला और राजनीति की। तो ब्राज़ील में महिलाओं को मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं की संख्या अभी भी कम है। कुछ महिला नेता जैसे दिलम रोसेफ, जो ब्राज़ील की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, इन्होंने इस क्षेत्र में मिसाल कायम करी। यानी ब्राज़ील की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी वो दिलम रोसेफ जो है बनी, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है कई क्षेत्रों में जो है प्रोग्रेस करा, और इससे काफ़ी ज़्यादा महिलाओं को अधिकार भी मिला और उनको भी कुछ आगे बढ़कर करने की एक उम्मीद जगी। धार्मिक प्रभाव की बात करें तो ब्राज़ील एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च का राजनीतिक प्रभाव हमें जो है बहुत अधिक देखने को मिलता है। कई राजनेता धार्मिक संगठनों के समर्थन से चुनाव जीतते हैं। नैतिक मुद्दे जैसे गर्भपात, समलैंगिक विवाह आदि पर धार्मिक विचारधारा का असर राजनीतिक रूप से हमें देखने को मिलता है। अब बात करेंगे सामाजिक आंदोलन का प्रभाव। यानी जो ब्राज़ील है वहाँ पे सामाजिक आंदोलन का प्रभाव हमें किस तरीके से देखने को मिलता है उसकी बात करेंगे। तो ब्राज़ील में सामाजिक न्याय, जमीन के अधिकार, श्रमिकों के हक और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सशक्त जन आंदोलन होते रहे हैं, जैसे एमएसटी, ब्लैक मूवमेंट और स्टूडेंट मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। एमएसटी यानी भूमिहीन किसानों के अधिकारों के लिए जो मूवमेंट हुआ था, ब्लैक मूवमेंट यानी नस्लीय समानताओं के लिए जो मूवमेंट किया गया था, और स्टूडेंट मूवमेंट जो कि शिक्षा में सुधार के लिए वहाँ पर किया गया था। कई सारे प्रोटेस्ट भी हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे ब्राज़ील में मीडिया और जनमत के बारे में, यानी मीडिया को कितना अधिकार दिया गया है। तो मीडिया ब्राज़ील की राजनीति में एक शक्तिशाली भूमिका निभाता है। कभी कभी मीडिया पक्षपाती होकर जनमत को भी प्रभावित करता है। सोशल मीडिया का भी हाल के वर्षों में बहुत प्रभाव बढ़ा है, और खासकर युवाओं में भी हमें वहाँ पे सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स ब्राज़ील की राजनीति के जो आर्थिक आयाम हैं वो क्या है। ब्राज़ील की राजनीति और उसकी आर्थिक स्थिति एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। राजनीतिक निर्णय देश की आर्थिक नीतियों, विकास दर, सामाजिक कल्याण योजनाओं और विदेश निवेश पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह ब्राज़ील की राजनीति के जो मुख्य बिंदु दिए गए हैं, अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसके जो है
आर्थिक आयाम में बात करें तो इसकी आर्थिक नीतियों में वैचारिक टकराव यानी वाम बनाम दक्षिण की बात करें तो वामपंथी सरकार जैसे लुलू द सिलो और दिल्लम रोसफी की पार्टी ने आमतौर पर गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना, सब्सिडी और राजकोषीय व्ययों की प्राथमिकता देते हैं। लेकिन जो दक्षिणपंथी सरकार है जिसके अंतर्गत जो बोल्सोनारो है, उनकी सरकार क्या कहती है, मुक्त बाजार, निजीकरण और सरकारी खर्चों में कटौती को महत्व देती है। यानी वामपंथी का जो है वो मेनली गरीबों के अंतर्गत वो बात करते हैं कि गरीबों को जो है सब्सिडी देनी चाहिए, गरीबों से रिलेटेड योजनाएं चलाई जानी चाहिए, राजकोष से उन्हें धन देना चाहिए, इस तरीके की बात करते हैं। और जितने भी दक्षिणपंथी है वो मुक्त बाजार, निजीकरण और सरकारी खर्चों में कटौती के बारे में बात करते हैं। इससे राजनीतिक अस्थिरता के समय आर्थिक नीतियों की अनिश्चितता भी हमें जो है देखने को मिलती है। अब बात करेंगे वहाँ पे बेरोजगारी और श्रम बाजार की, तो राजनीतिक निर्णय जैसे लेबर और सुधार, न्यूनतम मजदूरी और संविध रोजगार नीति सीधे तौर पर श्रमिक वर्गों को प्रभावी करती है। आर्थिक मंदी या राजनीतिक अस्थिरता के दौरान बेरोजगारी दर भी तेजी से वहाँ पे बढ़ती है। कर नीति और असमानता की बात करें तो ब्राजील की कर प्रणाली में प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा ज़्यादा है, जो कि गरीबों के अधिक प्रभावित करता है। अब बात करें इसमें असमान कर ढांचे को सुधारने की मांग राजनीति में अक्सर देखने को हमें मिलती है। यानी जितने भी वहाँ पे जो प्रत्यक्ष रूप से कर है उसकी तुलना में अप्रत्यक्ष कर हमें देखने को ज़्यादा मिलते हैं। यानी जितने भी इनडायरेक्ट कर है वो काफ़ी ज़्यादा हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिससे जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है लॉस देखने को मिलता है। निजीकरण बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि दक्षिणपंथी दल बड़े पैमाने पर राजकीय कंपनियों के निजीकरण की वकालत करते हैं, जैसे पेट्रोबामा, बिजली कंपनियां आदि, और वामपंथी दल इनका विरोध करते हैं, जिससे राजनीतिक बहस अस्थिरता उत्पन्न होती है। निजीकरण विदेशी निवेश को आकर्षित करता है, लेकिन राजनीति समर्थन के अभाव में यह योजना अटक ही जाती है। यानी जो दक्षिणपंथी और वामपंथी है इन लोगों की लड़ाई के बीच में जितनी अन्य देशों से जो वहाँ पे योजनाएं लाई जाती है या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, तो इन लोगों के विवाद के चक्कर में ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर नहीं हो पाती है। अब बात करें वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति की, तो ब्राज़ील कृषि, खनिज तेल और स्टील का बड़ा निर्यातक है। सरकार की विदेश नीति, व्यापार समझौता और जलवायु समझौता सीधे आर्थिक हितों से जुड़ी होती है। राजनीतिक नेतृत्व के अनुसार व्यापारिक साझेदार बदल सकते हैं, जैसे चीन, अमेरिका, EU आदि जैसे देश भी जो है इन पर अपनी राजनीतिक या व्यापारिक साझेदारी जो है देखने को इनकी मिलती है। अब बात करेंगे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था की, तो अमेज़न वर्षा वन की कटाई और पर्यावरण नीति पर राजनीतिक विवाद होते रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण नीति और उद्योग के हितों की बीच तुलना राजनीतिक रूप से चुनौतियापूर्ण हमें देखने को मिलती है। यदि पर्यावरण मानकों की अनदेखी होती तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध या दबाव भी बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ब्राज़ील की दलीय प्रणाली यानी पार्टी सिस्टम के बारे में। ब्राज़ील की राजनीति में बहुदलीय प्रणाली यानी मल्टी पार्टी सिस्टम है, जहां कई राजनीतिक दल सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं। यह प्रणाली बहुत जटिल मानी जाती है क्योंकि संसद और सरकार में अनेक दलों का प्रतिनिधित्व होता है और अक्सर गठबंधन की ज़रूरत भी हमें देखने को पड़ जाती है। यानी वहाँ पे ब्राज़ील के अंदर पार्टी सिस्टम जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है और इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा दलों की भूमिका देखने को मिलती है और ये जितने भी दल हैं वो संसद में अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करेंगे ब्राज़ील की दलीय प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, यानी जो मेन पॉइंट्स या मेन जो वहाँ की विशेषताएं हैं ब्राज़ील की पार्टी सिस्टम की, उसकी बात करें तो सबसे पहला आप बता सकते हैं कि वहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था यानी मल्टी पार्टी सिस्टम है। ब्राज़ील में दर्जनों पंजीकृत राजनीतिक दल हैं जो कि 30 से भी ज़्यादा है। इनमें से कई दलों को केवल क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय होते हैं लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव डालते हैं। यानी कुछ दल ऐसे हैं जो कि क्षेत्रीय रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं और जितने अन्य दल हैं वो राजनीति में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालने को मिलता है। यानी चाहे छोटे दल हो या बड़े, राजनीति में ये सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी को निभाते हैं। गठबंधन की राजनीति की बात करें तो कोई भी एकल पार्टी आमतौर पर बहुमत नहीं हासिल करती है, इसलिए सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों के बीच गठबंधन आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रपति को भी संसद में समर्थन बनाए रखने के लिए गठबंधन
करना पड़ता है। यानी जितनी भी पार्टियां हैं कोई भी संपूर्ण रूप से बहुमत नहीं हासिल कर पाती है, सभी को गठबंधन बनाकर जो है सरकार बना के कार्य करना पड़ता है। वैचारिक विविधता की बात करें तो दलों में वामपंथी, दक्षिणपंथी, मध्य मर्गी और समाजवादी, पर्यावरणवादी आदि जैसे सभी विचारधारा के जो पार्टियां हैं वो मौजूद हैं। यह विविधता राजनीतिक संवाद के समृद्ध बनाती है लेकिन निर्णय प्रक्रिया को जटिल भी करती है। अब वहाँ के प्रमुख राजनीतिक दल की बात करें यानी मेन पॉलिटिकल पार्टीज की, तो सबसे पहली जो मेन वहाँ की पार्टी है वो है वर्कर्स पार्टी, जैसे शॉर्ट में पीटी कहते हैं। इनकी जो विचारधारा है वो वामपंथी यानी समाजवादी है, जो कि लू द सिल्व की पार्टी यानी गरीबों और श्रमिकों के अधिकार के ऊपर बात करती है। अब बात करें अगली जो महत्वपूर्ण पार्टी है वो है वहाँ की लेबर पार्टी यानी पीएल, जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं। इनकी जो विचारधारा है वो दक्षिणपंथी उदारवादी की विचारधारा है और इस पार्टी के जो अध्यक्ष है वो जेयर बोल्सोनारो से जुड़ा दल है, जो कि निजीकरण, पारंपरिक मूल्यों के पक्षधर के रूप में बात करती है। अब बात करें ब्राजीलियन सोशल डेमोक्रेसी पार्टी यानी पीएसडीबी, जो कि मध्य गर्मी और दक्षिणपंथी के अंतर्गत इनकी विचारधारा है और ये आर्थिक उदारीकरण और सामाजिक सुधार का समर्थन करता है। डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी एमडीबी पार्टी, जो कि मध्य मार्गी पार्टी है, जो कि पूर्व से सत्ता में कई बार शामिल रही है और व्यवहारिक राजनीति में भी अपनी भागीदारी निभाती है। सोशलिज्म एंड लिबरल या लिबर्टी पार्टी, जो कि पीएसओएल, जो कि वामपंथी यानी युवाओं और प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े दलों के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो ये ब्राज़ील के कुछ इंपॉर्टेंट जो है पार्टीज़ के नाम हैं, इनको भी आप इसी तरीके से मेंशन करके थोड़ा बहुत इनके बारे में भी पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात करेंगे ब्राज़ील के चुनाव प्रणाली यानी इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील एक संघीय गणराज्य है जिसमें राष्ट्रपति प्रणाली लागू है। यहाँ की चुनाव प्रणाली लोकतांत्रिक विस्तारता और तकनीकी रूप से उन्नत मानी जाती है। यानी चुनाव जो है वहाँ पे नियमित अंतराल पर होते हैं और सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार भी दिया गया है। अब बात करें यहाँ की मुख्य विशेषताओं की, यानी जो चुनाव होते हैं उसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो यहाँ पे जो चुनाव है वो अनिवार्य कर दिया गया, यानी अनिवार्य मतदान है, कंपलसरी वोटिंग। 18 से लेकर 17 वर्ष की उम्र के जितने भी नागरिक हैं उनको मत देने का अधिकार जो है कंपलसरी कर दिया गया है कि उनको मत अपना देना ही देना है, अपना वोट जो है कास्ट करना ही करना है। 16 से लेकर 17 वर्ष और 70 वर्ष और 17 वर्ष से ऊपर के जो भी नागरिक हैं उनके लिए मतदान ऑप्शनल है। और अब बात करें राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली की, तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर है। यदि पहले दौर में कोई उम्मीदवार 50% से अधिक वोट नहीं पाता है तो शीर्ष 2 उम्मीदवारों के बीच दूसरा दौर यानी रन ऑफ होता है। यह प्रणाली गवर्नर और कुछ बड़े शहरों के मेयर चुनाव में भी अपनाई जाती है। यानी जो पहले दौर में कोई भी उम्मीदवार 50% वोट जो है वो नहीं हासिल करता है तो जो अन्य दल है उनके बीच में जो है रन ऑफ होता है। यानी जो भी फर्स्ट पार्टी 50% से वोट ज़्यादा पा जाती है उसी पार्टी को जो है वहाँ पर विजेता घोषित किया जाता है। अब बात करें वहाँ के चैम्बर ऑफ डिप्टीयूज की, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत चुने जाते हैं और हर राज्य को उसकी आबादी के आधार पर वहाँ पर सीटें दी जाती है। यानी वहाँ के जितने भी राज्य है राज्य के आधार पर वहाँ पर सीटें जो है अलॉट किए जाते हैं। मतदान पार्टी या उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं, यानी जितने भी मतदाता है वो अपनी किसी भी पार्टी को या किसी भी उम्मीदवार को अपना वोट दे सकते हैं। और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को अपनाया गया है। ब्राज़ील दुनिया के पहले देशों में से है जहाँ पूरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग किया गया। मशीन का नाम यूरन इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें जो गिनतियाँ होती है वो तेज़ी से होती है, पारदर्शिता अधिक है और धोखाधड़ी की संभावना भी वहाँ पर कम है। यानी पूरी तरीके से वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग किया जाता है वोट करवाने के लिए। राजनीतिक दल और उम्मीदवारों का जो पंजीकरण है उसके अंतर्गत हम बात करें तो सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को ब्राज़ील की सुपीरियर इलेक्टोरल कोर्ट यानी टीएसई में पंजीकरण करवाना होता है और चुनाव में सरकारी फंडिंग और मीडिया समय का आवंटन एक तय प्रक्रिया के अनुसार वहाँ पर होता है। यानी जो भी वहाँ पे फंडिंग होता है वो पूरा जो है एक तय प्रक्रिया के अनुसार एक प्लानिंग करके फिर वहाँ पर
किया जाता है। चुनाव और न्याय व्यवस्था की बात करें तो ब्राज़ील में एक स्वतंत्र चुनाव न्यायपालिका यानी ब्राज़ील में एक स्वतंत्र चुनाव न्यायपालिका होती है, जैसे TSE यानी सुप्रीम इलेक्टोरल कोर्ट यानी सर्वोच्च चुनावी संस्था, और TRE यानी रीजनल इलेक्टोरल कोर्ट जो कि राज्य स्तर पर कार्यरत होती है। ये संस्थाएं चुनाव की निगरानी, उम्मीदवारों की योग्यता और विवाद पर निपटारा करती है। यानी वहाँ की जो चुनाव आयोग है वो कुछ यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, जैसे TSE यानी सुप्रीम इलेक्टोरल कोर्ट हो गया, और रीजनल इलेक्टोरल कोर्ट जो है वहाँ पर मुख्य रूप से चुनाव करवाने की भूमिका को निभाते हैं। अब बात करेंगे ब्राज़ील की संघीय शासन प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील एक संघीय गणराज्य यानी फेडरल रिपब्लिक है, जिसका मतलब है कि इसका मतलब है कि इसकी शासन व्यवस्था विभिन्न स्तरों पर विभाजित है, जैसे केंद्र, राज्य और स्थायी सरकार। यह प्रणाली संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और शक्तियों के बंटवारे पर आधारित है। यानी ब्राज़ील में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार जो है मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। संघीय ढांचे की मूलभूत संरचना की बात करें तो ब्राज़ील एक संघीय ढांचा है जो 3 प्रमुख प्रशासनिक स्तरों में बटा हुआ है। यहाँ के प्रशासनिक स्तरों की बात करें यानी संघ यूनियन जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, संसद और संघीय न्यायपालिका आती है। राज्य यानी स्टेट में बात करें तो कुल 26 राज्य और एक संघीय जिला है जो कि फेडरल डिस्ट्रिक्ट जहां ब्रासिलिया है इसकी भूमिका निभाते हैं। और नगर पालिका यानी म्यूनिसिपल पार्टीज की बात करें तो स्थानीय निकाय पूरे देश में लगभग 5,500 से अधिक नगर पालिकाएं हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ के जो प्रशासनिक स्तर है वो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, संघ, राज्य और नगर पालिका के रूप में हमें देखने को मिलता है। संविधान में संघवाद की बात करें तो ब्राज़ील का वर्तमान संविधान 1988 में लागू हुआ, जिसमें संघीय शासन प्रणाली को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। यह संविधान राज्य और नगर पालिकाओं को स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस और अधिकारों की गारंटी देता है। और शक्तियों के विभाजन की बात करें तो यहाँ पे शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के रूप में बटा हुआ है। केंद्र सरकार जो कि विदेश नीति, रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, मुद्रा और केंद्रीय बैंक, संघीय कानून, शिक्षा नीति और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका को निभाता है। राज्य सरकार की बात करें जो कि अपने संविधान, विधानमंडल, न्यायपालिका और पुलिस बल के साथ जो है अपना समर्थन लेकर चलता है और इस पर अपनी भूमिका को निभाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा, कर संग्रह आदि पर भी इसको अधिकार दिया गया है। अब बात करें स्थानीय सरकार की जो कि स्थानीय विकास, जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, प्राथमिक शिक्षा और स्थानीय टैक्स इत्यादि पर भी जो अपनी भूमिका जो अदा करता है वो स्थानीय सरकार है। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ब्राज़ील की जो प्रशासनिक व्यवस्था या वहाँ की जो सरकार की भागीदारी है या सरकार को जो बांटा गया है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच में बांटा गया है। और शक्तियों का बंटवारा भी वहाँ पर इसी प्रकार से किया गया है और सबको कुछ कुछ अधिकार वहाँ पर दिए गए हैं। अब वहाँ के वित्तीय संघवाद की बात करें तो टैक्स वसूली और संसाधनों का बंटवारा 3 स्तरों में होता है, जहाँ पे संघीय सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाएं जो है शामिल है। संघीय सरकार जो कि आयकर, आयात निर्यात पर कर लेता है, राज्य सरकार बिक्री कर लेता है और नगर पालिकाएं संपत्ति कर और सेवा कर की जो है संविधान के अनुसार टैक्स का हिस्सा निचले स्तर की सरकारों को भी वितरित किया जाता है। यानी जो निचले स्तर की सरकार है उनको भी ये सारे टैक्स में भागीदारी दी जाती है। न्यायिक संघवाद की बात करें तो ब्राज़ील में न्यायपालिका भी संघीय ढांचों में काम करती है। संघीय न्यायालय पूरे देश में समान कानून लागू करते हैं। राज्य न्यायालय की बात करें तो राज्य कानून प्रशासनिक मामलों को निपटाने का भी कार्य करती है। संघवाद के लाभ और चुनौतियों की बात करें यानी संघवाद के लाभ क्या हैं और इसकी चुनौतियां क्या हैं, तो सबसे पहले हम लाभ को डिस्कस करते हैं। लाभ ये है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है, विविध का सम्मान किया जाता है, विभिन्न विविधता का सम्मान किया जाता है और स्थानीय समस्याओं का भी स्थानीय समाधान होता है और नागरिकों के जो है अधिक भागीदारी हमें देखने को मिलती है। और इसी के बाद चुनौतियों की बात करें तो संसाधनों में असमानता हमें देखने को मिलती है, राज्यों के बीच विकास का अंतर होता है, केंद्र और राज्य में संघर्ष होता है और भ्रष्टाचार और प्रशासनिक जटिलता भी हमें देखने को वहाँ पर मिलती है। यानी संघवाद के हमें वहाँ पर लाभ भी देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इस चैप्टर के ओवरऑल कंक्लूजन को देखते हैं कि कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं। ब्राज़ील एक लोकतांत्रिक संघीय गणराज्य है जिसकी राजनीतिक व्यवस्था और आधुनिक संविधान बहुदलीय प्रणाली
स्वतंत्र न्यायपालिका और नागरिक सहभागिता पर आधारित है। और 1988 में लागू हुआ संविधान ब्राज़ील को एक लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय आधारित राज्य के रूप में परिभाषित करता है, जहां नागरिक अधिकार, मानव अधिकार और राजनीतिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। ब्राज़ील ने 1822 यानी 1822 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से कई संविधान अपनाए, जिसमें 1889 का जो गणराज्य संविधान, 1934, 1946 और 1988 के संविधान प्रमुख है। 1988 का संविधान जिसे वर्तमान में लागू किया गया है, जो कि लोकतांत्रिक और सामाजिक अधिकारों की गारंटी देता है और इसे समावेशी शासन व्यवस्था के रूप में माना जाता है। ब्राज़ील की राज्य व्यवस्था संघीय है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विवरण या वितरण किया गया है। राज्य की प्राकृतिक संघीय प्रणाली में बटी हुई है, जहां केंद्र सरकार के पास कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां होती है, लेकिन राज्य को स्वय सत्ता दी जाती है। और ब्राज़ील की राजनीति में सामाजिक और आर्थिक आयाम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि देश में गहरी आर्थिक असमानता और जातीय विविधता भी हमें देखने को मिलते हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ब्राज़ील में बहुत सारे संविधान की जो है हमें देखने को मिला, बहुत सारे संविधान को उसने अपनाया, लेकिन फाइनली उसने जो है 1988 में अपना प्रमुख संविधान अपनाया, जो कि वर्तमान में अभी भी जारी है। और इसने कई सारे मानव अधिकार जिसकी बात करी, जिसमें नागरिक अधिकार, मानव अधिकार और राजनीतिक स्वतंत्रता की भी गारंटी ब्राज़ील के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने ब्राज़ील के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा, ब्राज़ील से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप अपना सजेशन भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। Thanks for watching. Meet you on next video.